नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारा कंटेंट था इसलिए थोड़ा सा देर हो गया और बनाने में। एक एक करके पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। और एक चीज़ और है कि अगर आपको 72 के लिए जुड़ना हो तो जुड़िएगा। डेली आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है और आज डाउट सेशन भी है शायद उसमें। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ले लूं। टेस्ट सीरीज़ में भी डाउट सेशन लेना है, टेस्ट सीरीज़ में भी जुड़ सकते हैं। पहला फुल लेंथ टेस्ट हुआ, उसके बाद बच्चों का जो पहला रिएक्शन आया था वो यही था कि 70 बीपीएससी पीटी पेपर जैसा ही था और वाकई वैसा ही पेपर भी बनाया गया था। तो जुड़िएगा, ये थोड़ी बहुत जानकारी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो लोग जुड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, वहाँ से मुझे मैसेज कीजिएगा। पहला न्यूज़ क्या है, तो बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री पावर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने इसका ऐलान किया है। दरअसल में जो विपक्षी पार्टियों का दल है, इंडिया गठबंधन जो है, उसने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। लेकिन नीतीश कुमार जी पावर में हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम 125 यूनिट बिजली जो है ये फ्री देने जा रहे हैं आपको नेक्स्ट मंथ से। तो ये ऐलान हो चुका है। सब्सिडी दिया जाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक नीतीश कुमार जी को जानते होंगे, समझा होगा इनको, तो ये इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ही नहीं। इन्होंने कभी फ्रीबीज को बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए नीतीश कुमार जी का इतने दिनों तक बिहार में शासन रहा, कभी कोई चीज़ फ्री में नहीं दिया गया। इनका भाषण बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जिसमें इन्होंने बोला था कि फ्री में नहीं देंगे, कम दाम पर देंगे, जिससे वो सस्टेनेबल होगा, यानी कि टिका और अधिक दिनों तक दिया जा सकता है। बिहार जैसे राज्य जहां पर सरकार की आय ऑलरेडी कम है, वहां पर अगर फ्री बीज को बढ़ावा दिया जाए, खास तौर से इस प्रकार से बिजली में, तो आने वाले समय में बिजली में आपको कटौती दिख सकती है, क्योंकि सरकार कहां से इतने सारे पैसे ला करके बांटती फिरेगी बिजली कंपनियों को, उत्पादित करने वाली कंपनियों को और डिस्कॉम कंपनियों को जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाती है। इसलिए अगर फ्री में दिया जाता है, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं होता है जब तक कि राज्य का इनकम ना बढ़े। ये आपको न्यूज़ बता दिया मैंने। इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले देखिए क्या क्या हो रहा है। हो सकता है आपको ये भी बोल दिया जाए कि एग्जाम मत दो, हर घर में एक सरकारी नौकरी हम दे देंगे। इस प्रकार की योजनाएं भी लाई जा सकती। सिक्किम गवर्नमेंट की योजना थी जिसमें था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यहाँ से हमारा मेन डिस्कशन शुरू होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नाटो नामक एक संगठन है जिसने खुलेआम भारत को, चीन को, ब्राज़ील को धमकी दी है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, रूस को वॉर रोकने के लिए आपने दबाव नहीं बनाया, तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा। नाटो होता कौन है टैरिफ लगाने वाला? नाटो तो एक सैन्य संगठन है छोटा सा, और वो किस प्रकार से टैरिफ लगा सकता है, इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? भारत की विदेश नीति समझ से परे हो गया है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया नहीं आई, कुछ नहीं। भारत ने बोला है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइमरी प्रायोरिटी होगा, पहली प्रायोरिटी हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होगा, बस यही कहा गया है। इसका क्या तात्पर्य लगाते हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखेंगे कि इसका क्या तात्पर्य होता है, आने वाले समय में उसको भी देख लेंगे। आज हम लोग नाटो को डिटेल में समझने वाले हैं गुरु, इतना डिटेल में कि आपका इससे सवाल अगर पूछा जाता है पीटी मेंस में तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। उसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मंदिर प्रवेश को लेकर भी मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नाटो का नाम है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका नाम है। 1949 में एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है यह, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सैन्य संगठन है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, तो ये भी याद रखिएगा। और समय के साथ नाटो अपने मूल अधिशेष से आगे बढ़ते विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बन गया। फिलहाल में जब इसको 1949 में बनाया गया था तो सोवियत संघ के खिलाफ इसको बनाया गया था, यूएसएसआर के खिलाफ इसको बनाया गया था कि जितने भी कैपिटलिस्ट देश हैं, यूरोपियन और अमेरिकन, वो इकट्ठे होकर के उन्होंने सामूहिक सुरक्षा की रणनीति को अपनाया था कि एक पर अटैक सभी पर अटैक माना जाएगा, सब मिलकर के यूएसएसआर से लड़ेंगे, क्योंकि यूएसएसआर से अकेले लड़ना किसी भी देश की बस की बात नहीं थी। इसलिए यूएसएसआर के अपोज में इसको बनाया गया था, नाटो नामक संगठन को। लेकिन यूएसएसआर का पतन तो 1991 में हो गया। उसके पश्चात इसको कैसे जिंदा रखा जाता है इस संगठन को? तो उसके पश्चात इसका उद्देश्य बदल दिया गया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए तरह तरह की चीज़ें कर करके दुनिया भर में इस संगठन ने अशांति ही फैलाया है, कहीं पर शांति स्थापित नहीं कर पाया है आज तक नाटो।
यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वॉशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और उसके पश्चात इसका स्थापना हुआ था। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ये यूएसएसआर के खिलाफ काम करता रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपने दायरे का विस्तार किया और संकट प्रबंधन, संघर्ष की रोकथाम, सरकारी सुरक्षा प्रयासों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, आतंकवाद के खिलाफ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सदस्यता क्या है? मूल सदस्य 12 हैं। इसमें नाटो के मूल 12 संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, जहां पर इसका हेडक्वार्टर ही है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए था। ये 12 सदस्य देश थे। शुरुआत में संस्थापक हैं, इन्होंने मिलकर के इसको स्थापित किया था, ये याद रखिएगा। बाद में इसका विस्तार हुआ और सबसे लेटेस्ट तो फिनलैंड है जो 32वां इसका सदस्य बना था, जिसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। मिशन व उद्देश्य क्या है? पहला है सामूहिक सुरक्षा, यानी कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, ऐसा इसका सबसे प्राइम मोटिव तो इसका यही है। पहला क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा। फिर है संकट प्रबंधन। नाटो सामूहिक सुरक्षा के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, स्थिरीकरण के प्रयासों को लेकर के भी ये अपने सैन्य प्रवेश को सही मानते हैं और सैन्य हस्तक्षेप करते भी हैं, लेकिन कहीं पर शांति स्थापित आज तक करवा नहीं पाए हैं। राजनीतिक नेतृत्व उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णयकारी जो निकाय के रूप में काम करती है उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, NAC। ये इसकी सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकाई है जो सारे बड़े डिसीजन यही लेती है। ये भी याद रखना है आपको, इसको जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छोटा सा फैक्ट है लेकिन पूछ सकता है ये। सैन्य कमान संरचना है नाटो को। सैन्य कमान संरचना में परिचालन योजना, निष्पादन के लिए उत्तरदायी रणनीतिक कमान, उदाहरण के लिए एलाइड कमांड ऑपरेशन के साथ साथ क्षेत्रीय कमान और बल मुख्यालय, कई सारे इसमें अलग अलग कमांड बनाए गए हैं और सभी देश अपने अपने क्षमता के अनुसार से इसमें सैन्य बल और आर्थिक रूप से अपना अपना भूमिका देते हैं और उसके पश्चात से ये संगठन चल पा रहा है। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा सैनिक नाटो में काम भी करते हैं। हालांकि ट्रंप ने बोला था कि मैं इसमें फंडिंग कम कर सकता हूं। एकीकृत सैन्य बल है। नाटो एकीकृत सैन्य बल को बनाए रखता है जहां सदस्य देशों को नाटो कमान के तहत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करने की अनुमति मिलती है। सभी देश अपने अपने हिसाब से इसमें योगदान करते हैं। ये सारे वो देश हैं जो नाटो में शामिल हैं। ये रूस है, आपको दिखेगा कि रूस को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया है। रूस को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया है। एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल है? तो तुर्की इसमें शामिल है, ये जरूर याद रखिएगा, तुर्की इसमें शामिल है। बाकी ये जितने देश आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसमें पहले से ही शामिल हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। एशिया का जैसे जापान है वो नाटो का बड़ा सहयोगी माना जाता है। दक्षिण कोरिया भी नाटो का सहयोगियों की लिस्ट में आता है। भारत को भी कितनी बार ऑफर किया गया कि आप नाटो ज्वाइन करें, लेकिन भारत दुनिया में किसी भी सैन्य संगठन का सदस्य कभी भी नहीं बनता है। भारतीय विदेश नीति का सबसे बेसिक क्या है? तो प्रिंसिपल है कि हम कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं बनेंगे। जैसे ही क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाने का प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा, तो भारत ने पहले ही चेतावनी दे दी कि हम क्वाड को मिलिट्री अलायंस नहीं बनने देंगे। यह एक पॉलिटिकल संगठन रह सकता है जो एक आर्थिक और स्पेस सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग स्थापित कर सकता है, लेकिन सैन्य कमांड नहीं बनेगा ये। इसको जरूर याद रखिएगा। छोटे बहुत फैक्ट जो थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का आवंटन किया गया है जिसमें अलग अलग जगहों को अलग अलग रैंकिंग प्राप्त हुई है। इंदौर सबसे टॉप पर रहा। फिर से राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका वितरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण पहली बार शहरों को जनसंख्या का आधार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या क्या इसमें कहा गया है। बहुत छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 या उससे कम है उनको बहुत छोटे शहर कहा जाता है। छोटे शहर जो 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले हैं, मध्यम शहर जो 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले हैं, बड़े शहर जो 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले हैं और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो हैं उनको कहा जाता है 10 लाख से आबादी वाले बड़े शहर ही कहा जाता है। 10 लाख जनसंख्या शामिल हो। प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन उनके आकार और विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मानकों के आधार पर किया गया है। अर्थात पहले जो शहरों का वर्गीकरण था उसको विस्तारित किया गया और कोशिश किया गया है कि देश के हर छोटे बड़े शहर को अब शामिल किया जाए। अब 20,000 से भी जिसकी कम जनसंख्या होगी वो तो बहुत छोटा सा टाउन हो गया, बिल्कुल क्या बोले कॉलोनी टाइप का हो गया वो।
तो 20,000 सबसे छोटा होगा, बहुत छोटे शहर। शहर तो 20,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। फिर छोटे शहर आएगा, बहुत छोटे के बाद छोटे शहर आएंगे जो 20,000 से 50,000 होगा। फिर मध्यम शहर होगा जो 50,000 से 3 लाख आबादी होगा। उसके बाद बड़े शहर होंगे जो 3 लाख से 10 लाख आबादी होंगे। और उसके बड़े शहर को हम लोग बोल ही देते हैं कि ऐसे सिटी जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इसको जरूर याद रखिएगा ताकि देश के हर छोटे बड़े शहर, हर इलाके के शहरों को शामिल किया जाए। इसलिए वर्गीकरण में अब विस्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 के पुरस्कार प्रदान किए हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ये पुरस्कार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बांटे हैं। सुपर स्वच्छ लीग में 23 शहर शामिल हैं। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे प्रमुख शहरों ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नवी मुंबई, सूरत और इंदौर तो आपको पता ही है टॉप पर ही रहते हैं। नए शीर्ष स्वच्छ शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं? अहमदाबाद सबसे स्वच्छ है, फिर भोपाल है, फिर लखनऊ है जो टॉप क्लीन सिटीज़ के लिए चुना गया है। लखनऊ भी चुना गया है, भोपाल भी है, अहमदाबाद भी है। इसको याद रखिए। कई सारे लोग बोले तो लखनऊ कैसे चुना गया, अब इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। मैं लखनऊ 2017 में लास्ट टाइम गया था, इसलिए काफ़ी समय हो गया है। लखनऊ तो चिरपरिचित शहर है मेरा तो, लेकिन मैं जब गया था 2017 में तब तो साफ़ शहर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। अब हो सकता है कि साफ़ हो गया हो। कोई अगर लखनऊ से हैं तो ज़रूर ही बताएं। अगला है कि 43 राष्ट्रीय पुरस्कार, महाकुंभ को विशेष मान्यता। गंगा किनारे प्रयागराज का सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर चुना गया है। महाकुंभ में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यूपी सरकार, मेले के अधिकारी और नगर निगम को भी सम्मानित किया गया है कि भाई आपने महाकुंभ के दौरान अपशिष्ट का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया है। छावनी बोर्ड की बात करें, मिलिट्री छावनी जो होती है, कैंटोनमेंट जो होता है, उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो सिकंदराबाद जो छावनी है सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड, और विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर की मान्यता दी गई है। गोरखपुर भी एक छावनी है, जबलपुर में भी है और विशाखापत्तनम में भी है। इसको सफाई मित्र सुरक्षित शहर की मान्यता दी गई है। वैसे भी जिस शहर में छावनी होता है ना, जो छावनी एरिया हो, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग ही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन किया हुआ एरिया दिखने लग जाता है छावनी में प्रवेश करते ही। छोटे शहर के नई श्रेणियों मौका, एक शहर एक पुरस्कार सिद्धांत से 34 शहरों को सम्मानित किया गया है ताकि सभी जनसंख्या वर्ग को समान अवसर मिल सके। इन 34 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का कोई शहर होगा तो आने वाले वीडियोज में हम उसको भी कर लेंगे। 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3R, RRR, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूज यानी कि कम करो, रीयूज यानी कि फिर से उपयोग करो, चीज़ों को तुरंत कचरा मत फेंकिए, और रिसाइकल अगर कोई चीज़ उपयोग कर लिया है तो उसको फिर से हम उपयोग करने लायक किस प्रकार से बनाएं, इसको कहा था रिसाइकल। अर्थात RRR के फॉर्मूले को चिन्हित किए जाने पर जोर दिया और अपशिष्ट से बने स्मृति चिन्हों की सराहना की उन्होंने। कई सारे स्मृति चिन्ह जो हैं उसको अपशिष्टों से निर्मित किया गया है। आपने भी सुना होगा कि कई सारे स्क्रैप्स की मदद से, जैसे दिल्ली में भी आएंगे तो 7 वंडर्स करके पार्क है जिसमें जितने भी 7 जो वंडर्स हैं दुनिया के, उनको स्क्रैप की मदद से बनाया गया है। तो बड़ा ही अद्भुत सा है। वो इस प्रकार की चीज़ों की सराहना भी की गई है। स्वच्छ शहर साझेदारी पहल की शुरुआत की गई है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 78 शहरों, देश के कम प्रदर्शन करने वाले 78 शहरों को मार्गदर्शन देने का वादा किया है। जो शीर्ष प्रदर्शनकारी हैं वो ऐसे शहर जो प्रदर्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं उनको बताएंगे कि किस किस तरीके का उन्होंने योजना चलाई, किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, किस प्रकार से उन्होंने अपशिष्टों का, कचरों का प्रबंधन किया है। अगर हम 2025 में भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में मानते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो दिखना चाहिए वो है कचरे का निपटाना। अगर आप बाहर जाते हैं आपको कचरा और धूल दिखता है तो ये भले ही चौथी बड़ी इकोनॉमी हो या कल को हम पहले बन जाएं, ये चीज़ सबसे बड़ा बट्टा लगाता है किसी भी शहर की खूबसूरती पर। और ये केवल सरकारों के प्रयासों से नहीं हो सकता है। आप और हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ों में सुधार कभी नहीं हो सकता है। खुद ही पानी पी करके बोतल कहीं भी आप डाल देते हैं, कचरा उठा करके छत से पन्नी में बांध करके लोग फेंकते हैं। दिल्ली के पढ़े लिखे इलाके मुखर्जी नगर तक में मैंने ये देखा है। मुखर्जी नगर में आपको गंदगी देखकर लगेगा नहीं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सरकार की भी गलती है, लोगों की भी गलती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छता केवल सरकार के कहने से नहीं आती है, उनके प्रयासों से नहीं आती है, लोगों के भी प्रयासों से आनी चाहिए। पढ़े लिखे इलाकों में भी प्रवेश करेंगे तो आपको सेम गंदगी दिखाई देगा। लोग अपने घर से पन्नी बांध करके पार्क में कचरा फेंकते हैं, पन्नी लटक जाता है पेड़ पर, वैसे ही झूलता मिलेगा आपको। दिल्ली में कहीं पर भी घूमिए आपको दिख जाएगा इस तरह की चीज़ें। पटना में भी दिखती हैं, पटना में भी 1-2 जगहों पर गया हूँ तो वहाँ भी ये चीज़ें दिखेंगी आपको। त्वरित कूड़ा घर सफाई कार्यक्रम भी चलाया गया है। 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले इस वर्ष लंबा कार्यक्रम का उद्देश्य
पुराने डंप साइटों को साफ करना, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। कब से शुरू किया जाएगा? 15 अगस्त 2025 से इसको शुरू किया जाएगा। 10 नए मानक और 5 जनसंख्या श्रेणी। नए मापदंडों से छोटे शहरों को भी बड़े शहरों के साथ बराबरी का मौका मिला है। स्वच्छ भारत मिशन को 10 वर्ष लंबी यात्रा का जिक्र करते हुए भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये मोदी जी द्वारा शुरू की गई सबसे पहली योजनाओं में से एक है और ये काफ़ी अच्छी योजना है। लोगों को कम से कम जागरूक होना चाहिए, सरकार के केवल जागरूक होने से नहीं हो सकता है ये। स्वच्छता से बने पुरस्कार स्मृति चिन्ह। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति को अपशिष्ट से धन की भावना वाले सारंगी का स्मृति चिन्ह भेंट किया, जो किससे बना हुआ है? जो स्क्रैप से बना हुआ है। सर्वेक्षण का डिजिटल डैशबोर्ड जारी किया गया, जिसमें रैंकिंग ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से उपलब्धियां दर्शाई गई है। तो ये भी याद रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने करवाया है आपको। इसमें बिहार के भी कई सारे जिले शामिल होंगे, शहर शामिल होंगे, उसके बारे में बता दूंगा। हालांकि बिहार के शहर और जिले बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी भी टॉप रैंकिंग में नहीं शामिल हो पाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। टेम्पल एंट्री कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट इन ए कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। एक ऐसा देश जो कानून के शासन के द्वारा चलता है, ऐसे देश में किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ये कहना है मद्रास हाईकोर्ट का। 2025 ईस्वी के जुलाई में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी अगर ये कहा जा रहा था आज से 100 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। 100 साल की छोड़िए, आप जिस गांव घर में रह रहे हैं बिहार में, वहाँ पर मेरे गांव में भी होता है, भव्य दुर्गा पूजा होता है, बहुत बड़ा। वहाँ पर सभी कास्ट के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सच है, ये अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। ये आज भी ये चीज़ होता है। दक्षिण भारत में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उत्तर भारत में भी होता है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि एक बार हमारे राष्ट्रपति जी कहीं पर गए, उस मंदिर को भी धो दिया गया बाद में। KR नारायणन जी भारत के राष्ट्रपति थे, उस समय भी ये घटना देखी गई थी। रामनाथ कोविंद जी थे, तब भी ये घटना देखी गई थी। द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, तब भी ये घटना देखी गई है कि राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाते हैं तो उसको फिर धो दिया जाता है। जिस देश के राष्ट्रपति को भी लोग छूत अछूत से जानते हों, वहाँ पर सामान्य लोगों की क्या कंडीशन होगी, इसको आप समझ ही सकते हैं। ये पढ़ने से भी ज़्यादा फील करने की चीज़ है। आप अपने आस पड़ोस में भी देखकर समझ सकते हैं कि क्यों कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी ऊंचे जाति घर पर जाता है तो कुर्सी पर नहीं बैठता, नीचे बैठ जाता है, वो अपने आप ही बैठ जाता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस न्यूज़ को तो करंट में कम ही देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर लें। 18 जुलाई 2025 को ये जस्टिस N आनंद वेंकटेश हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। मामला क्या है तो पुथुकुडी का अय्यर मंदिर है, पुथुकुडी है का अय्यर मंदिर है। वहाँ पर मंदिर प्रवेश को लेकर कुछ जातियों को डिनाइड कर दिया गया, कुछ लोगों को रोक दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने कानून का सहारा लिया है। उदयरपालयम तालुका में जाति आधारित प्रवेश पर विवाद हो गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के शासन वाले देश में मंदिर प्रवेश करने से किसी को कैसे रोक सकते हैं आप। शिकायत क्या था? यह मामला अरियालपुर जिले के सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस SP के उदयरपालयम राजस्व डिविजनल ऑफिस के खिलाफ दायरा एक रिट याचिका संबंधित है, जिसमें SC कास्ट के लोगों को मंदिर प्रवेश से रोका गया। उसके पश्चात से उन्होंने इसके प्रवेश करने के लिए कानून का सहारा लिया। जहां पर कानून और हाईकोर्ट का सहारा लेकर मंदिर प्रवेश किया जाता है, वहां के समाज के बारे में क्या ही कहना। मुख्य बिंदु क्या है इसके बारे में? किसी को भी जाति या संप्रदाय के आधार पर मंदिर प्रवेश से प्रतिबंधित करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये किसने कहा है? तो इससे पहले कई बार ये चीज़ कह चुका है कोर्ट, फिर से यही चीज़ कहा है उन्होंने। सभी लोग भले ही उनकी जाति कुछ भी हो, मंदिर पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए, खास करके वार्षिक त्यौहार के दौरान। वार्षिक त्यौहार का जब मर्जी तब प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। भाई क्यों रोक रहे हैं आप? पुलिस और राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। किसी व्यक्ति को मंदिर प्रवेश से रोकने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1947 का हवाला दिया गया, जो जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अतीत की भी कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन इन चीज़ों को स्किप करके हम लोग कहाँ पर आएंगे? डायरेक्ट मंदिर प्रवेश आंदोलन पर आएंगे, क्योंकि अतीत की घटनाओं के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये भारत में बहुत सारे चलाए गए, आधुनिक भारत में खास तौर से, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ दक्षिण भारत में मुख्य तौर पर 2 ही जातियाँ होती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे उत्तर भारत में कौन कौन सी जातियाँ होती हैं? तो ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं,
वैसे क्षत्रिय राजपूत तो एक ही हो गए। उसके अलावा SC होते हैं, OBC होते हैं, ST होते हैं ना। लेकिन ये वर्गीकरण साउथ इंडिया में नहीं चलता है। साउथ इंडिया में 2 ही कास्ट होती हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मुख्य रूप से 2 ही कास्ट होते हैं। और साउथ इंडिया में हिंदू परिवारों में भी कजन मैरिज होता है। आपको आश्चर्य लगा सुन के, लेकिन हिंदू परिवारों में भी, मुस्लिमों में नहीं, मुस्लिमों में तो पूरे दुनिया में ही होता है। साउथ इंडिया में हिंदू फैमिलीज़ में भी कजन मैरिज होता है। जैसे मामा के परिवार से मौसी के, बुआ के, इस प्रकार की शादियाँ दक्षिण भारत में होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। ये भी आपको समझना चाहिए। तो ये सामाजिक वहाँ पर इस प्रकार का है ताना बाना। अब आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। वाईकोम सत्याग्रह, जिसको वैकोम सत्याग्रह भी कहा है, त्रावणकोर राज्य वर्तमान केरल में ये हुआ था। वाईकोम मंदिर में अवर्ण निचली जातियों प्रवेश को रोका जाता था। यह क्षेत्र हिंदू सुधार आंदोलन का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। EV रामास्वामी पेरियार, TK मदन और कांग्रेस के अन्य नेता ने इस आंदोलन पार्टिसिपेट किया था। सत्याग्रहियों ने मंदिर के चारों ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन मार्च किए, जिसे मंदिर मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो प्रदक्षिणा पथ होते हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया था, लेकिन ये बड़ा आंदोलन माना जाता है। 1925 में त्रावणकोर सरकार ने मंदिर के चारों रास्तों पर सभी को प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि मंदिर के प्रवेश के अंदर प्रतिबंध बरकरार रहा कि आप गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, चारों तरफ प्रवेश कर सकते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए लोगों को रोक दिया जाता है, ये कहकर कि आप अवर्ण जाति के हैं, अछूत जाति के हैं, SC के हैं, ST के हैं। क्या ही कहना। भगवान ने थोड़ी ना कास्ट बनाई, हम इंसानों ने बनाया है। ठीक है। ईश्वर के लिए तो एक गंदा सूअर, बहुत ही गंदगी में सना हुआ, और एक साफ सुथरा नहाया धोआ आदमी, उसमें भी कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर हैं तो उनके लिए मिट्टी से लेकर, जल से लेकर, जीव तक सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। तो कोई चीज़ खराब कैसे हो सकता है, अशुद्ध कैसे हो सकता है? अशुद्ध शुद्ध, पवित्र अपवित्र, अछूत छूत तो हमने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया है, अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए बनाया है। ठीक है। यह पहला बड़ा मंदिर प्रवेश आंदोलन था जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। गुरुवायूर सत्याग्रह, गुरुवायूर मंदिर केरल। वाईकोम के सत्याग्रह सफलता के बाद अगला लक्ष्य गुरुवायूर मंदिर में सभी को प्रवेश दिलाना था, जहां भी अवर्णों का प्रवेश निषेध था। के केलप्पन, केरल के गांधी, TK मदन और पेरियार का समर्थन भी प्राप्त था, और 1931 से 32 में ये आंदोलन हुआ था। सत्याग्रहियों ने मंदिर के सामने धरना दिया, भूख हड़ताल की। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, और महात्मा केलप्पन ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। 1936 में त्रावणकोर सरकार ने मंदिर प्रवेश अधिनियम पारित किए, जिससे सभी हिंदुओं को प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। यह आंदोलन ने तमिलनाडु और केरल में जाति उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन कहाँ का मील का पत्थर, 100 साल के पश्चात भी सेम संघर्ष जारी है। आज भी वो संघर्ष चल ही रहा है। तमिलनाडु में बहुत सारे प्रवेश आंदोलन हुए हैं। तमिलनाडु के विभिन्न मंदिर जैसे मदुरई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत निचली जातियों को मंदिर प्रवेश से बाहर रखा जाता था। पेरियार ने इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला था। EV रामास्वामी पेरियार और स्वाभिमान आंदोलन भी इसी के क्रम में चलाया गया था। 1938 वेल्लोर में आयोजित शिव सिंधन महासमाज सम्मेलन में मंदिर प्रवेश का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। 1947 में तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर प्रवेश से जाति और मतलब वही जाति का आधार पर नहीं रोका जा सकता है। ये कानून बनाया गया है। कन्याकुमारी मंदिर प्रवेश आंदोलन 1940 में चलाया गया। कन्याकुमारी मंदिर प्रवेश आंदोलन, स्थानीय समुदाय ने मंदिर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के धरने दिए। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया था कि मंदिर में सभी को प्रवेश करने देना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से किसी को भी आप नहीं रोक सकते हैं। ये आपको 2 मैंने न्यूज़ बता दी मंदिर प्रवेश, इसको ज़रूर याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, तो वडक्कूनाथ मंदिर केरल में है। ये मलयाली कैलेंडर का अंतिम वर्ष जो होता है ना, अंतिम महिला, उसमें अनायाट्टू एलिफेंट फीडिंग सेरेमनी मनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अनायोट्टू कहा जाता है। ये मनाया जाता है सेरेमनी, इसमें एनिमल को एलिफेंट को खाना खिलाया जाता है। एलिफेंट दक्षिण भारत के कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ बहुतायत पाया जाता है, इसलिए उसको फीडिंग की जाती है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, छोटा सा ये शब्द ही बस याद रखना है।
और ये क्यों होता है भाई? तो क्योंकि मलयालम कैलेंडर के अंतिम महीने में ये काकीडगम के पहले दिन मनाया जाता है और यही मनाया गया है। भगवान शिव से संबंधित है यह उत्सव, छोटा सा उत्सव होता है, भगवान शिव से संबंधित है और इसमें एलिफेंट को खाना खिलाते हैं लोग, उसको भोजन करवाते हैं। तो ये याद रखिएगा। अनाय कोड्डू, क्या नाम था इसका नाम था अनाया ओट्टू, ये याद रखिएगा। अनाया ओट्टू हाथी भक्षण समारोह का है, हाथी भोजन समारोह कहा जाता है, हाथियों को खाना खिलाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी के द्वारा लद्दाख में इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। आकाश की अपार सफलता के बाद आकाश प्राइम 2, आकाश की अपार सफलता कब हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार काम किया था इसने, अद्भुत काम किया था। दरअसल में काम ज़्यादा इसने किया और सारी वाहवाही लूट ले गया S-400। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी विकसित आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण भारत की उच्च ऊंचाई, युद्ध क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता, सीमावर्ती हवाई सुरक्षा के लिहाजा से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आकाश जो है यह एंटी मिसाइल सिस्टम है, यह डिफेंसिव प्रणाली है, यह रोकने के लिए है, यह अटैक करने के लिए नहीं है। अगर हम पर कोई मिसाइल से अटैक होता है या फिर फाइटर जेट से अटैक होता है तो उसको ये रोकने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। इसका परसेंटेज बहुत हाई है सफलता में। आकाश प्राइम को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये सबसे बड़ा संगठन है भारत में, रक्षा अनुसंधान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह सतत हवा मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है। यह आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे वायुसेना, थल सेना दोनों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों, हवाई खतरों से निपटने के लिए तैनात किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, इन सभी को ये नष्ट कर सकता है। ये सब अगर भारत की तरफ में आते हैं तो उनको हम रास्ते में गिरा सकते हैं। लद्दाख परीक्षण का क्या महत्व है? तो लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड परीक्षण किया गया है। कभी आप हाई एल्टीट्यूड में गए हैं क्या? आपको अनुभव होगा कि वहाँ पर कोई चीज़ अगर टेस्टेड है तो वो अलग होगा और मैदानी इलाकों में अलग होगा। मैं कुछ दिन पहले ही जब हिमाचल प्रदेश गया था तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी गया था। यकीन मानिएगा वहाँ पर गाड़ियों को ज़्यादा ताकत से चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, यानी कि एक्सीलेटर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा तब जाके गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनका कंबसन सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि हवा पतली हो जाती है तो ऑक्सीजन भी उतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो लद्दाख में अगर किसी चीज़ का परीक्षण किया जा रहा है तो ऊंचाई, तापमान दोनों को देखा जाता है। तापमान भी वहाँ पर बहुत कम होते हैं, सूर्य की रोशनी बहुत तेज चमकती है वहाँ पर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपका सनबर्न बहुत तेजी तरीके से होगा, लेकिन वहाँ पर ठंड भी आपको लग रही होगी। एक ही समय में आप कांप भी रहे होंगे और सूर्य की बहुत तेज रोशनी भी होगी। इस तरह का खराब टेरेन और ख़राब वहाँ पर तापमान होता है, जिसमें अगर किसी चीज़ का टेस्ट किया गया है तो यानी कि वो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी और अलग अलग बैटल फील्ड में अलग अलग प्रकार के हथियारों का भी उपयोग किया जाता है। भारत के पास सभी प्रकार के बैटल फील्ड हैं। हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास सी भी है, हमारे पास मैदान भी है और हमारे पास ठंडे और ऊंचे पहाड़ भी हैं, जैसे लद्दाख। परीक्षण लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, देखिए वही मैंने बताया आपको, तेज ठंड और कठिन मौसम परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाया गया है। वहाँ पर मौसम बिल्कुल अलग होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है, उसमें कंबसन सही से होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। इस कारण से ऐसी जगहों पर परीक्षण किया जा रहा है ताकि अगर हमें पहाड़ की लड़ाई को लड़नी पड़ जाए हाई माउंटेन एरिया में, लद्दाख जैसे एरिया में, तो वहाँ पर भी ये हमारा सही से काम कर सके। LAC और LOC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पाकिस्तान और ये चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से भी लद्दाख जो है यह मिलता है और यहाँ पर हमें हवाई रक्षा प्रणाली को अगर डेवलप करना है तो ऐसे हथियारों को हमें वहाँ पर टेस्ट करना ही पड़ेगा। तकनीकी विशेषताएं क्या है? इसमें एक अत्याधुनिक और सभी मौसम में कार्य करने वाले सीकर सिस्टम यानी कि लक्ष्य खोज प्रणाली लगाया गया है, जो सभी प्रकार के मौसम में काम कर सकें और इनकी सटीकता बहुत ज़्यादा हो। ऐसे फ्रेज्ड एरे रडार और कमांड गाइडेंस प्रणाली पर आधारित है, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों को भेजने में क्षमता प्रदान करता है। यानी कि एक साथ 5-10 मिसाइल अगर भारत की तरफ में आ रहे हैं तो सभी को ये गिरा सकता है एक बार में, इसकी क्षमता भी इसमें डाली गई है। यह प्रणाली स्वचालित होगा, ऑटोनोमस होगा और ग्रुप मोड, दोनों मोड में संचालित हो सकता है, यानी कि एक कोई मशीन भी काम कर सकता है और बहुत सारे मशीन आपस में सिंक्रोनाइज करते हुए भी काम कर सकते हैं। 360 डिग्री कवरेज होगा, यानी कि अगर मशीन यहाँ पर है तो इसके 360 डिग्री चारों तरफ के एरिया से कोई भी अगर हथियार आता है तो उसको ये मारने की क्षमता रखता है।
यह प्रणाली सीमावर्ती सैन्य ठिकानों, गतिशील सैन्य स्तंभों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसीलिए आकाश प्राइम जो है इसको गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके बारे में और विशेष जानकारियाँ आएंगी, जैसे रेंज में क्या बढ़ाया गया है, सटीकता में और क्या बढ़ाया गया है, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। इसके बाद यहाँ पर MCQ डाल दिए हैं मैंने, आपको MCQ मिल जाएगा। MCQ तो मैं चैनल पर करवा भी रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।